गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 19 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये करवाऊँगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जब हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमें मेनली दो चीज़ें समझनी है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो है मीनिंग एंड मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सेकंड इज़ रूल्स एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो अगर आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे पहले तो मीनिंग पूछा जाएगा, दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, एंड दे विल आल्सो आस्क यू अबाउट द रूल्स, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी। सो इसको समझते हैं। जो डेफिनेशन है डिलीवरी टर्म की ये आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में मिलेगा। एंड एज पर आर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द टर्म डिलीवरी इज डिफाइंड एज इट मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। सो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझे, डिलीवरी इज बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, and we are talking about possession only, not property, rather we are talking about possession. So it means transfer of possession from one person to another. जैसा कि आपको पता है हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये अलग चीज़ है और पोजीशन अलग है। So delivery means simply transfer of possession, not transfer of title or property, because title and property आपका जब हम सेल्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स की करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में जो आपका टाइटल है या जो प्रॉपर्टी है ये इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाता है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। एंड सेकेंड जो होता है एग्रीमेंट टू सेल, इस केस में टाइटल एंड प्रॉपर्टी लेटर ऑन ट्रांसफ़र होता है। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि टाइटल कब ट्रांसफ़र होगा, और एक आपको याद रखना है पोजेशन। सो पोजेशन ट्रांसफ़र होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो अगर हम डिलीवरी को डिफाइन करें सिंपल वर्ड्स में, तो डिलीवरी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नाउ वी कम टू द मोड्स ऑफ डिलीवरी। एंड मोड्स ऑफ डिलीवरी जो है ये सेक्शन 33 में डिफाइंड है। इसमें गिवन है कि क्या क्या मोड हो सकते हैं। सो देर आर 3 मोड्स ऑफ डिलीवरी, और यू कैन से 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी। वन इज एक्चुअल डिलीवरी। सो एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द बायर। लेट्स से there is contract of sale between A and B, wherein A was supposed to supply the goods to B and B was supposed to pay the price, let's say 10,000. So as soon as A supplies goods to Mr. B, it is called actual delivery. So whenever the physical possession of the goods are actually handed over to the other person, it is called actual delivery. So remember these two words, physical possession and transfer. So as soon as physical possession is transferred to the other person, it is called actual delivery. Now the second type of delivery, or you can say the second mode of delivery, is symbolic. Symbolic means indicative, it is not actual delivery. Okay, so in all those cases where actual delivery is not possible, or where the goods are nearby to the buyer, and in that case symbolic delivery takes place. इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। सपोज करो ए और बी दो पर्सन हैं, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ। अब ए का जो गोडाउन है ये बी के घर के पास है। अब ए क्या करता है,
ए गुड्स को फिजिकली सप्लाई करने के बजाय बी को अपने गोडाउन की जो कीज़ हैं ये हैंड ओवर कर देता है। तो एज सुन एज ए हैंडेड ओवर द कीज टू मिस्टर बी, इट इज़ अ केस ऑफ सिम्बॉलिक डिलीवरी, देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। बी क्या करेगा, कीज़ लेके जाएगा और गुड्स को ये निकाल लेगा गोडाउन से। तो ये केस होता है सिम्बॉलिक डिलीवरी का, जहाँ पे फिजिकल पोजीशन तो ट्रांसफ़र नहीं होता बट एक सिम्बॉलिक ट्रांसफ़र होता है। थर्ड पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के केस में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक तो यहाँ पे आपको याद रखना है बेली, और सेकंड आपको याद रखना है थर्ड पर्सन। अब कई बार क्या होता है कि जो आपके गुड्स हैं ना वो किसी और पर्सन के पास हो सकते हैं, ठीक है। सो सपोज करो देयर इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी बट गुड्स आर एक्चुअली लाइंग विद मिस्टर सी। सो अब इस केस में डिलीवरी कब होगी, तो इस केस में हम डिलीवरी तब इफ़ेक्टिव मानेंगे जब ये जो पर्सन है जिसके पास एक्चुअल में गुड्स हैं ये एक्नॉलेज कर दे बायर को दैट ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। लेट्स से एज सुन एज सी इन्फॉर्म्स टू मिस्टर बी दैट सी इज होल्डिंग गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ बी, तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का क्या मतलब है, इट टेक्स प्लेस व्हेन पर्सन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑफ द सेलर एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। इसका ये एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया। सपोज करो ए बी को कुछ सेल करता है एंड ये जो गुड्स हैं ये सी के वेयर हाउस पे हैं। सो जब तक सी बी को इन्फॉर्म नहीं करेगा दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ तब तक डिलीवरी इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया थर्ड पर्सन का केस। सपोज करो अगर जो बायर है बायर के पास पहले से गुड्स हों तो क्या होगा। सो बायर के केस में बायर के पास अगर गुड्स हैं तो इसको हम बेली मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बायर के पास जब पहले से गुड्स हैं तो ये बेली हो गया। तो जब तक पेमेंट नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक में एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक बायर बेली ही बना रहेगा, ये उसका एक्चुअल पोजीशन होल्डर नहीं बन पाएगा। तो इसमें आपको सिंपली इतना समझना है कि अगर ए और बी दो लोग हैं और इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है, ठीक है। लेट्स से बी ए को गुड सप्लाई करने वाला है और ए बी को पेमेंट देने वाला है एंड ये जो गुड्स हैं ये ऑलरेडी ए के पोजीशन में है। तो ए इसका बेली माना जाएगा जब तक ए पेमेंट नहीं कर देता, बिकॉज जो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ये तो पहले ही इफेक्टिव हो चुका है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ये पहले से इफेक्टिव हो चुका है। और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन कब इफेक्टिव माना जाएगा, जब इस केस में याद रखिएगा ये कल अलग केस है। इससे पहले जो दो सिचुएशन हमने देखी वो अलग थी। एक सिचुएशन में था कि गुड्स सेलर के पास है तो जैसे ही सेलर एक्चुअल डिलीवरी दे देगा हम उसको डिलीवरी मान लेंगे। सेकंड केस में क्या था, जब गुड्स किसी थर्ड पर्सन के पास है और वो उन गुड्स को एक्नॉलेज कर देता है बायर को, तो उस केस में भी डिलीवरी मान ली जाती है। लेकिन तीसरा सिचुएशन ये आता है कि जब गुड्स एक्चुअल में बायर के पास ही हों तब कब डिलीवरी इफेक्टिव मानी जाएगी। तो उस केस में आपको याद रखना है एज सुन एज द पेमेंट इज मेड, एज सुन एज द प्राइस इज पेड, हम पोजीशन ट्रांसफ़र मान लेंगे। हम ये मान लेंगे
कि जो आपका बायर है was initially a bailey will become the rightful owner of the goods and उसके पोजीशन में गुड्स आ जाएंगे। हम ट्रांसफ़र को इफेक्टिव मान लेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन को। तो आपको इतना समझना है इस पॉइंट में। हमने 3 टाइप्स की बात की है, 3 डिफरेंट मोड्स की बात की है, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव एंड फर्स्ट वन था एक्चुअल डिलीवरी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा है रूल्स एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब डिलीवरी से रिलेटेड कई सारे रूल्स हैं जो हमें 1 बाय 1 समझने हैं। 11 से 12 पॉइंट्स हैं ये, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है दैट डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशन। सो एज पर सेक्शन 32 जो डिलीवरी और पेमेंट है ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी को गुड्स तो सप्लाई कर दे बट बी पेमेंट ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट सेल के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है, तो डिलीवरी और पेमेंट दोनों कॉन्करेंट होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए। इफ़ वन पार्टी इज डिलीवरिंग द गुड्स, अदर मस्ट बी रेडी टू पे फॉर दोज गुड्स। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट है डिलीवरी में भी ईदर एक्चुअल और सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे मोड्स की बात की जा रही है सेकेंड पॉइंट में। सो ये आपका सेक्शन 33 है। इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि डिलीवरी या तो एक्चुअल हो सकता है, या सिंबॉलिक हो सकता है, या कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। अगर डिलीवरी पार्ट्स में की जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अब इसको आपको 2 पॉइंट्स में समझना है। एक होता है पार्ट डिलीवरी विद इंटेंशन टू सप्लाई द होल लॉट, और एक होता है पार्ट डिलीवरी विद इंटेंशन ऑफ सेपरेटिंग द गुड्स फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क है। मान लीजिए एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए ने बी को 1000 यूनिट्स सप्लाई करने के लिए बोला है। A has promised to B to supply 1000 units of certain type of goods, and A has initiated the delivery of 100 goods, and he is also agreeing to supply 900 goods in next trip or by another vehicle. So in this case A का जो इंटेंशन है ये है कि ये पूरे गुड्स को सप्लाई करना चाहता है। इसका कोई इंटेंशन नहीं है कि ये इन 100 गुड्स को इस पूरे 1000 के लॉट से अलग करना चाहता हो। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो याद रखना है व्हेन द इंटेंशन ऑफ द सेलर इज टू सप्लाई द होल गुड्स इवन दो ही इज सप्लाइंग इन पार्ट्स, बट ही हैज़ इंटेंशन टू सप्लाई ऑल द गुड्स, तो इसको हम मानेंगे डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी इसलिए मानेंगे क्योंकि इसका इंटेंशन है कि ये पूरे गुड्स सप्लाई कर देगा, भले ही इसने इनिशियली 100 यूनिट्स ही सेंड किया है। अब यहाँ पे एक दूसरा केस भी अराइज हो सकता है। सेम सिचुएशन ले लो, ए बी को सप्लाई करने वाला था 1000 यूनिट्स, एंड इसने अभी 100 यूनिट्स ही सप्लाई की हैं, बट इसका जो इंटेंशन है वो ये है कि ये गुड्स को सेपरेट करना चाहता है, ये आगे सप्लाई नहीं करना चाहता। तो इस केस में हम इसको डिलीवरी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको डिलीवरी नहीं माना जाएगा। तो ये आपका पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। सो ये जो आपका सेक्शन 35 है ये जनरली एक पॉइंट की बात करता है। सो एज पर दिस सेक्शन 35 generally it is the duty of the buyer to ask for the delivery। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ और एग्री ना करें, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका साइलेंट है
कि डिलीवरी कौन इनिशिएट करेगा। आप इसको सिंपली समझिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका साइलेंट है कि सेलर खुद से डिलीवर करेगा या क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा, अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो यहाँ पे एक जनरल रूल अप्लाई होता है। और ये जनरल रूल ये है कि बायर जो है आपका वो डिमांड करेगा डिलीवरी के लिए। तो आपको ये याद रखना है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, ठीक है। एंड द सेलर इज नॉट बाउंड टू मेक डिलीवरी अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर द डिलीवरी। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिख दिया गया है कि इनिशिएटिव सेलर लेगा, तो उस केस में बायर की ड्यूटी नहीं होगी, सेलर को खुद से इनिशिएटिव लेना होगा। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बायर की ड्यूटी होगी डिलीवरी मांगने की, और अगर अगर टर्म्स में स्पेसिफिकली मेंशन है, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है दैट सेलर विल टेक द इनिशिएटिव टू डिलीवर, तो उस केस में बायर की ड्यूटी नहीं होगी। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे, प्लेस ऑफ डिलीवरी। सो प्लेस ऑफ डिलीवरी के केस में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में मेंशन किया है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होना है, तो जो आपने प्लेस मेंशन किया उस प्लेस पे डिलीवरी होगी। लेट्स से अगर मैंने मेंशन किया कि डिलीवरी दिल्ली में होनी है, तो ये डिलीवरी दिल्ली में ही होगी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है, इफ द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एट दैट प्लेस। तो एक लाइन ये हो गई। अब इसके बाद सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 कहता है दैट इफ नथिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने कोई टर्म्स नहीं लिखा, ठीक है, आपने कोई जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया या एग्रीमेंट टू सेल किया, उसमें अगर आपने कोई प्रोविजन नहीं डाला, कोई टर्म नहीं डाला दैट वेयर सच डिलीवरी हैज़ टू बी मेड, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में जो आपका प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वहीं पे हम गुड्स को डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो जहाँ भी जैसे मान लीजिए आपका एग्रीमेंट जो है वो दिल्ली में हुआ, ठीक है, तो दिल्ली में ही आप गुड्स को सप्लाई करेंगे। दूसरे शब्दों में, जैसे मान लीजिए ए एक ट्रेडर है जो दिल्ली में रहता है, ठीक है, इसके गुड्स दिल्ली के गोडाउन में है, और बी एक ट्रेडर है जो लेट से हरियाणा में रहता है, ठीक है। तो क्योंकि गुड्स दिल्ली में थे पहले से और कॉन्ट्रैक्ट भी दिल्ली में हुआ, तो गुड्स की डिलीवरी भी दिल्ली में की जाएगी। लेकिन अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम एग्री हो जाते कि हम गुड्स की डिलीवरी हरियाणा में करेंगे, तो उस केस में डिलीवरी हरियाणा में की जाती। तो आपको ये याद रखना है कि अगर पहले से डिलीवरी प्लेस डिसाइडेड है, मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में, तो एक्चुअल प्लेस पे डिलीवरी होगी। और अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, तो जिस प्लेस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और इनिशियली गुड्स जहाँ पे थे उसी प्लेस पे डिलीवरी दी जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 6, टाइम ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पे भी आपको सिंपल 2 चीज़ें ही समझनी है कि अगर पहले से अग्री किया है आपने, अगर पहले से आपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में बताया है कि किस टाइम डिलीवरी होनी है, तो आप उस टाइम कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो रीज़नेबल टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए। अब रीज़नेबल टाइम क्या होता है, अगर हम बिजनेस की बात करें तो जो वर्किंग आवर होता है वो रीज़नेबल टाइम होता है, ठीक है। केस टू केस डिफ़र करेगा रीज़नेबल टाइम, ठीक है, बट जनरली हम एग्रीमेंट करते टाइम ही टाइमिंग डिसाइड कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स वेयर दे आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। तो ये पॉइंट लगभग हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम मोड्स ऑफ डिलीवरी की बात कर रहे थे
कि अगर आपकी गुड्स जो हैं वो थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो उस केस में डिलीवरी तब तक इफ़ेक्टिव नहीं मानी जाएगी जब तक थर्ड पर्सन एक्नॉलेज न कर दे बायर को दैट ही इज़ होल्डिंग द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये दो लोग हैं, ठीक है। ए और बी के बीच एक ट्रांजैक्शन होनी है जिसमें बी गुड्स सप्लाई करने वाला है ए को और ए बी को 10,000 रुपीज़ देने वाला है। अब सपोज़ करो जो एक्चुअल पोजीशन है गुड्स की वो मिस्टर सी के पास है, तो भले ही दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, पैसे की लेन देन भी कर लें, बट डिलीवरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक सी मिस्टर ए को ना बोल दे दैट आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये बड़ी ज़रूरी है फ्रॉम द थर्ड पार्टी। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी तो हम डिलीवरी कंप्लीट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। सो एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी जनरली सेलर बियर करता है, ठीक है। और अगर आपने एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट मेंशन कर दिया दैट ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिलीवरी विल बी बोर्न बाय द बायर, उस केस में बायर करेगा। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो जनरली सेलर करता है। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। तो अगर रॉन्ग क्वांटिटी की डिलीवरी की जाए तो उस केस में क्या होगा, तो इसको आपको ऐसे समझना है। ये दो टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है शॉर्ट और एक्सेस डिलीवरी, या तो आपने कम सामान भेजा या आपने ज़्यादा सामान भेजा। तो मान लीजिए अगर शॉर्ट डिलीवरी होती है तो बायर के पास राइट है कि वो उन गुड्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। बायर जो भी शॉर्ट डिलीवरी है उसको एक्सेप्ट कर सकता है और बायर को उस डिलीवरी के लिए प्राइस पे करना होगा। एट द सेम टाइम ही कैन क्लेम डैमेजेस फॉर शॉर्ट डिलीवरी। लेट्स से इनिशियली आपने 1000 यूनिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया बट यू कुड सप्लाई ओनली 800 यूनिट्स। सो इफ द बायर इज विलिंग he may accept these 800 units and he will have to pay price for these 800 units, but at the same time he can claim damages for remaining 200 units, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, he has right to reject। अगर बायर चाहे तो बायर रिजेक्ट भी कर सकता है लॉट को, बट दिस रिजेक्शन डजंट अमाउंट टू कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो रिजेक्ट कर सकता है और सेलर से वो पूरी क्वांटिटी मांग सकता है। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। अब एक तो हमने बात की शॉर्टेज की, ठीक है। अब एक्सेस भी तो हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कम क्वांटिटी के लिए हुआ, सप्लाई ज़्यादा हो गया। तो मान लीजिए अगर आपने 1000 यूनिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया बट सेलर ने 1200 भेज दिया, तो इस केस में अगेन बायर के पास दो राइट हैं। या तो वो इन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है या वो 1000 यूनिट्स को एक्सेप्ट कर लेगा और या तो वो 1000 यूनिट्स को एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसके दो पार्ट्स हैं। या तो वो 1000 को एक्सेप्ट करेगा और 200 को रिजेक्ट कर देगा, या तो ये कर सकता है। सेकेंडली वो पूरे के पूरे 1200 को एक्सेप्ट कर लेगा एंड ही विल पे दी अमाउंट फॉर दीज एक्सेस 200 यूनिट्स। तो ये दो राइट्स होते हैं बायर के पास इस केस में भी, एक्सेस के केस में। तो एक हमने शॉर्टेज पढ़ा, एक हमने एक्सेस पढ़ा। अब एक सेकेंड पॉइंट आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन द गुड्स आर मिक्स्ड। आपके पास जो सामान आया वो मिक्स है। मिक्स के केस में क्या होगा,
लेट से एक ट्रेडर है और ये डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में डील करता है। इसके पास एक्स ब्रांड है, वाई ब्रांड है, जेड ब्रांड है। आपने एक्स ब्रांड की 500 आइटम्स मांगी थी, इसने क्या किया, एक्स के 300 दे दिए, वाई के 200 दिए और जेड का 100 दे दिया, टोटल 500 ही दिया, बट दीज आइटम्स आर मिक्स्ड। अब अगेन आपके पास दो राइट हैं, या तो आप रिजेक्ट कर दो पूरे लॉट को ही, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इन 300 को एक्सेप्ट कर सकते हैं और बाकी को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्स के केस में या तो आप पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दो, या फिर जितना आपके काम का है उतना आप एक्सेप्ट करके उसकी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जब बायर किसी चीज़ को रिजेक्ट करे तो क्या ये उसकी लाइबिलिटी है कि वो उन गुड्स को रिटर्न करे। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको याद रखना है, नो, देयर इज नो ऑब्लिगेशन अपॉन द बायर टू डिलीवर द रिजेक्टेड गुड्स टू द सेलर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू टेक अवे दोज गुड्स। तो बायर का काम है केवल रिजेक्ट करना, और रिजेक्शन के बाद इसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। ऑल्दो इसकी ड्यूटी रिटर्न करना नहीं होता, बट ही इज लाइबल टू इन्फॉर्म, ही इज ऑब्लाइज्ड टू इन्फॉर्म। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू इन्फॉर्म द सेलर अबाउट सच रिजेक्शन। अगर आप इन्फॉर्म करने में फेल होते हो तो फिर कंसिक्वेंसेज हैं उसके। तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। तो अब इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के केस में आपको याद रखना है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है दैट डिलीवरी शैल बी मेड इन इंस्टॉलमेंट, तो उस केस में सेलर की ऑब्लिगेशन होगी, ठीक है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है कि डिलीवरी जो है वो इंस्टॉलमेंट में होनी है, तो ये सेलर की ऑब्लिगेशन है कि वो उनको इंस्टॉलमेंट में दे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन कि डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में हो, तो उस केस में सेलर की लायबिलिटी नहीं है कि वो इंस्टॉलमेंट में दे। तो इस केस में आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा टर्म है कि डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में होनी है, तो हम डिलीवरी को इंस्टॉलमेंट में देंगे, अदरवाइज डिलीवरी सिंपली की जाएगी, इंस्टॉलमेंट में नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी टू अ कैरियर और वार फिंगर। सो जब हम किसी कैरियर को या ट्रांसपोर्टर को डिलीवरी देते हैं तो उस केस में क्या होगा। इसमें आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सी एक कैरियर है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर है। तो जैसे ही ए गुड्स सी को डिलीवर कर देता है, वैसे ही डिलीवरी मान ली जाती है। यहाँ पे लिखा भी है, सो डिलीवरी ऑफ गुड्स टू ए करियर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर और टू ए वारफिंगर फॉर सेफ कस्टडी इज प्राइमा फेसी डीम टू बी डिलीवरी टू द बायर। सो प्राइमा फेसाई ये हम डिलीवरी मान लेते हैं, ठीक है। जनरली इसको हम डिलीवरी कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क वेयर गुड्स डिलीवर्ड एट डिस्टेंट प्लेस। अब देखिए, अगर सेलर गुड्स को डिफरेंट लोकेशन पे डिलीवर करे, इफ ही इज डिलीवरिंग एट सम अदर प्लेस विच वाज इनिशियली अग्रीड। जैसे मान लो आपने
दिल्ली में डिलीवरी की बात कही थी, एज पर कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में डिलीवरी होनी थी, बट सेलर इज डिलीवरिंग इन गुरुग्राम, गुड़गांव में कर रहा है वो डिलीवरी। तो ये जो वेरिएशन आया डिलीवरी टर्म्स में, तो इससे अगर कोई लॉस हुआ तो उस लॉस का जो रिस्क है वो सेलर पे होगा, बायर पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। Where the seller agrees to deliver the goods at his own risk at a different place than the one at which they were at the time of sale। ठीक है, तो इस केस में आपको याद रखना है कि अगर सेलर गुड्स को कहीं और डिलीवर करता है तो ये सेलर का रिस्क होगा। पॉइंट नंबर 13, राइट टू एग्जामिन द गुड्स। तो ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था जब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को शुरू किया था हमने, कि बायर के पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सके। ठीक है, और सेलर जो है वो बाउंड है बायर को टाइम देने के लिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू प्रोवाइड द बायर ए रीजनेबल टाइम टू चेक द गुड्स, एंड इफ सेलर हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द बायर फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। सो अब बायर की क्या लाइबिलिटी होगी? अभी तक हमने इस पॉइंट, इससे पिछले वाले में सेलर की बात की। मान लीजिए अगर बायर नेग्लेक्ट कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, तो उस केस में क्या होगा? सो एज पर सेक्शन 44, इफ द बायर when requested by the seller who is ready and willing to deliver the goods doesn't within a reasonable time after such request take delivery of the goods, he becomes liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery। ठीक है, तो जो भी सेलर के एक्सपेंसेस हैं, जो भी उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं, वो सभी बायर को बियर करने होंगे। ठीक है, और एक बार अगर आप डिलीवरी के लिए मना कर देते हो तो सेलर के पास राइट आ जाएगा, राइट टू फाइल सूट फॉर ब्रीच। याद रखिएगा, अगर आपने डिलीवरी लेने से मना कर दिया एक बार, तो एक तो सेलर आप पे सूट फाइल करेगा ब्रीच का, साथ के साथ वो आपसे डैमेजेस भी मांग सकता है, एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकता है। तो ये 14 पॉइंट्स थे हमारे रिलेटेड टू डिलीवरी। अब हम आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी बाय द बायर। ये हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का। सो इस टॉपिक से ऑल दो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसको हम एक बार समझ लेते हैं क्योंकि ये सिलेबस में है। सो अभी तक हमने बात की थी कि डिलीवरी को कब इफ़ेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, कब माना जाएगा कि डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी से रिलेटेड हमने रूल्स भी पढ़े। ठीक है, अब हम बात करें एक्सेप्टेंस की, कि बायर की तरफ से कब एक्सेप्टेंस को हम वैलिड मानेंगे। ठीक है, सो द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया इन सर्कमस्टांसेस में, जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना। सो व्हेन ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द गुड्स। So as soon as buyer inform the sellers that he has accepted the goods, that is deemed as acceptance of delivery। तो अगर आप एक्चुअल में इन्फॉर्म कर दो तो वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी है। सेकेंड पॉइंट आता है, when the goods have been delivered to the buyer and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership। तो मान लीजिए आपको गुड्स मिल गए, ठीक है, लेकिन आपने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया।
बट आप उन गुड्स के साथ कुछ ऐसा करो जो इनकंसिस्टेंट है ओनरशिप के साथ। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए ए ने बी को कुछ गुड्स सप्लाई किए, बी ने ए को इन्फॉर्म नहीं किया अबाउट एक्सेप्टेंस, बट ये उन गुड्स को कंज्यूम कर जाता है या यूज़ कर लेता है या किसी और को रीसेल कर देता है। सो ये इसको हम बोलेंगे एक्ट विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप। इसने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी या गुड्स को कंज्यूम कर लिया बिना बताए, तो इस केस में क्या होगा, हम ये मान लेंगे कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसका ये जो एक्ट है ना, एक्ट ऑफ सेलिंग द गुड्स और एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग द गुड्स, इसको हम डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लेंगे। ऑल्दो इसने एक्सप्रेसिवली नहीं बताया, बट इसको हम डीम्ड मान लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, व्हेन आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम द बायर रिटेन्स द गुड्स विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर दैट ही हैज़ रिजेक्टेड देम। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक बायर गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता, दैट मीन्स वो रिजेक्ट कर रहा है, सो ही मस्ट इन्फॉर्म द सेलर विद इन अ रीजनेबल टाइम दैट ही हैज़ रिजेक्टेड द गुड्स। बिकॉज जो लाइबिलिटी होती है गुड्स को वापस ले जाने की, वो कभी भी बायर की नहीं होती। तो अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो, देन यू मस्ट इन्फॉर्म द सेलर सो दैट ही कुड टेक अवे द गुड्स। और अगर आपने सेलर को इन्फॉर्म नहीं किया विद इन द रीजनेबल टाइम, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मान लेंगे कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये डीम्ड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। और ये तभी होता है जब आप विद इन रीजनेबल टाइम इन्फॉर्म ना करें। ठीक है, अब ये रीजनेबल टाइम क्या होगा, ये केस टू केस डिपेंड करता है, केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, बट जनरली रीजनेबल टाइम 15 डेज टू 1 मंथ का हो सकता है। ठीक है, अगर आपके नॉर्मल गुड्स हैं तो इतना रीजनेबल टाइम हो सकता है, अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो उससे भी कम होगा। विद इन 1 डे और 2 डे यू मस्ट हैव इन्फॉर्म द सेलर दैट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा दैट व्हाट इज़ द रीजनेबल टाइम। सो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसका वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल ही अपलोड कर दूँ। ठीक है, अगला जो चैप्टर हमारा होगा ये होगा रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।